गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास। आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। सेकंड चैप्टर का जो शीर्षक है वो है आपका दादी माँ। सब जानते हैं दादी माँ कौन होती है, दादी माँ कैसी होती है। सब बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी दादी से बहुत प्यार होता है और दादी के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें दादी कौन होता है, हमें समझाओ है। तो दादी के बारे में सब जानकार हैं, सब वाकिफ है कि दादी कौन होती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। कि शायद मेरी कमजोरी मान लो, या मेरी एक बोलते ना किसी किसी की कुछ कुछ कमजोरियां होती हैं। तो ये दादी माँ जो है ना, इनकी कमजोरी है कि इतने साल बीत गए, इतनी गर्मी इतनी बरसातें देखनी, इतने सब कुछ करने के बाद भी मेरा जो मन है वो कभी कभी कैसा रहता है, अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी खुदी फूलता से घबराने वाला देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कह रही है कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने स्कूल में बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो सामने पूछेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे और पीछे पीछे उसको मजाक उड़ाएंगे। तो इनके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं ना थोड़ी सी घबराने वाली थी, अनमनी सी। तो इनको ना पहले तो इनकी बहुत उनकी सामने इनकी तारीफ करते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जब पीठ पीछे इनके बारे में कहते हैं तो बहुत घबराने वाली है, इस टाइप से सब बारे बोलते हैं। अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अभी जो छोटे हैं, आप लोगों को इतनी शायद समझ नहीं है, लेकिन हमारी एज है, आपके मम्मी पापा की जो एज है उसमें ऐसा होता है कि कई बातें ऐसी होती है जो हम नहीं सोचना चाहते, फिर भी हमारे, अगर हम एकांत में या खाली बैठे हो तो हमारे दिमाग में वही वही बात घूमती है। तो एक हमारा बोलते हैं ना, जिसका एक धुंधली सी छाया चलती रहती है वो, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बात घूम रही है। तो सेम इनके साथ भी यही कंडीशन थी कि ये है ना, बहुत चाहती कि मैं वो बातों को याद नहीं करूं, लेकिन एक धुंधली छाया नाच उठती थी। मुझे लगता जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार के दिन, पता नहीं क्वार का दिन जो भी है, मंथ का नाम है ये। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोले ले रहा है। दूर के सीमान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अतिगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज। मतलब क्वार का महीना तो यही है, बरसात का एक महीना होता होगा जिसमें पानी वानी गिरता होगा। तो वो बता रही कि क्वार के दिन मुझे एकदम से याद आ गए कि किस तरीके से पानी गिरता है और किस तरीके से बहकर मोथा साई के घासें बहकर आ जाती हैं, गेहूँ आ जाते हैं, वन प्याज आ जाती है, इस तरह की बहुत सी बरसाती घासें आ जाती है बहकर। सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ाती है। फिर क्या होता है, जब धूप निकलती है तो वो जो बीज जो बहकर घास फूस आती है ना, तो गड्ढों में जमा हो जाती है उनमें। तो फिर उसकी जब धूप पड़ती है, धूप में सड़ जाता होगा, तो उसकी जो गंध बदबू आती है ना, तो वो बता रही थी विचित्र गंध छोड़ जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रही। तो आज भी ये गांव में आप देखना कि जैसे पानी गिरता है और अगर कुछ गड्ढों में या तालाबों में पानी भर जाता है तो धड़ाधड़ उसमें कूद के नहाते हैं वो गंदे पानी में। तो ये तो गांव का होता ही है बहुत सी जगह पे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई और गुड़ न मिले, ये सब है ना हिंदी के बेटा वो है ये मंथ के नाम। जनवरी फरवरी मार्च होते ना, ऐसे हिंदी में ये मंथ के नाम है आपके। ना पट्टी में अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर झाग बड़े जल में कूदना ना तो ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता था। मतलब हमें चाहे गुड़ नहीं मिले, तिल नहीं मिले, मतलब जो जो महीने में जो जो फल जो जो आती थी वो नहीं मिले तो बस चल जाएगा। लेकिन क्वार के दिनों में एक जो गंदे गंदे भरे झाग वाले जल में कूदना तो
कंपलसरी है, वो ये कह रहे हैं। मैं भीतर घुड़क रहा था, दो एक दिन भी तो पूछ सका था। नहा धोकर बीमार हो गया, हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। बड़े अजीब, जिनको बीमारी अच्छी लगती है ना, तो ये सोचते हैं कि मुझे थोड़ी सी बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी ज्वर यानी होता है बुखार, सर में साधारण सा दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। इस बार ऐसी कोई चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब इनको इनको क्या था कि थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता था तो कोई मतलब नहीं, अच्छा लगता था कि हाँ फीवर आ रहा है और सर में दर्द हो रहा है, बदन दुख रहा है। लेकिन अब की बार जो इनको बुखार आया तो वो इतना तेज आया कि चढ़ते ही चले गया, और रजाई पे रजाई, मतलब ठंड लग रही होगी इनको, तो रजाई पे रजाई। तो कब उतरा? फिर रात के 12 बजे के बाद जाके उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। सब लोग उसी में नहाकर आते हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद क्रीम घिन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सब्ज कच्चे हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ को किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा देती, मतलब बच्चे को तकलीफ हो रही ना बुखार की, दादी माँ जो है ना वो ये कर रही है कि उसके सराहने बैठ गई, उसको सहला रही है, उसको बार बार देख रही है कि बच्चे का कितना बुखार है कितना नहीं, ये सब चीजें दादी कर रही है। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर में कपड़ों को सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जो रहने बुखार का अनुमान लगाती कि अब इतना हो गया होगा, अब इतना हो गया होगा। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है, ऐसी खिचड़ी बनाती, पुरानी सी पतली सी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया? आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी है भाई साहब, दादी तो परेशान करेंगी। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी तो भैया बूढ़ी होती है तो उनको बहुत सी चीजों के वो मालूम होता है, तो उनको 50 तरह की दवाइयाँ के नाम मालूम थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचते, वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेना। अरे इसको किसी ने पता कुछ हो गया, इसको निमोनिया हो गया, इसको बुखार हो गया, इस तरह की बातें करना। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, भूकल और धूप। महामारी जो फैलती ना, जैसे आज आजकल अपने यहाँ महामारी कोरोना फैला हुआ है, उसी तरीके की महामारी फैली होगी उस जमाने में। तो क्या क्या उससे खाना, गुड़ मिश्रित जलधार लेना, धूप लेना, है ना, ऐसे इस तरह की दवाई। दवा में देर होती, मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो जैसे पागल हो जाती कि भैया सब चीजें बदलो, सब चीजें टाइम पे होनी चाहिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लोग और पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या मतलब कुछ भी, साबूदाना की खिचड़ी या कुछ भी गोल मोगल बना के ले आता। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और पुणे मिक्सचर की दवा दी जाती, तो डर से बुखार तुरंत भाग जाता। पर नगर निकले ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कह रहा है कि मुझे जो पहले का बुखार था उसमें अच्छा लगता था, दादी माँ आती थी, दादी माँ ऐसे करती थी, लेकिन अब जो डॉक्टर आते हैं वो तो क्या करते हैं, अब आते हैं ऐसे नाड़ी चेक करते हैं मुझे, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो अब आगे का बता रहे हैं आप। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आराम का क्या कहना। दिन भर गाया रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। अगर शादी का माहौल होता है तो घर में तो ये काम होता ही है, बड़े बूढ़े तो ये काम करती है, ये चीख वो चीख, इस टाइप से। तो उन्होंने भी सर पूरा घर उठा लिया। ऐसा नहीं कि सर घर पर है, मतलब एक कहावत है ये। पड़ोस में आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार करो जन का घर ठेरा, एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला नहीं है। दादी लोगों की आदत होती है, बोलते मैं नहीं करूँ तो कुछ होता ही नहीं है, जब तक मैं नहीं करूँ कुछ होता ही नहीं है, ये सब बुलाने देती है। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी मिक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी, उनको डांट रही थी। क्यों ना होगा धन्नो,
रुपए मैसूर के आज दे दो। दादी ने पैसे दिए होंगे इनको, नाम था धन्नो इनका, तो उनसे पैसे वसूलने दी। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी, तब मैं नहीं दी थी, ऐसे बोल रही होंगी उनसे कि मैं नहीं तेरे वक्त पे काम आ गई और तेरे को पैसे दे दिए तो अब मुझे पैसे क्यों नहीं, इस तरीके की डांट लगा रही होंगी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या खाक तेरी दूसरी फसल कटेगी, ऐसी दादी माँ उसको डांट रही है। तो पैसे ये तो है बेटा, पैसे जो लेता है ना उसको तो बड़ा प्यार से इतनी हुजूरी करके लेता है, लेकिन पैसे निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। दूंगी मालकिन, दूंगी, ऐसे बोल रही है वो। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों में झुक गई। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो कौन करेगा, इस तरीके से उनसे कह रही है। खट खट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अपनी प्रसंग को हटाने की तरफ से कहा, बेचारी गरीब ही दे देगी। बच्चे ने अपनी दादी से कहा कि दादी बहन हो ना, मत डांटो ना, बेचारी गरीब ही दे देगी आपको। चल चल, चलाए समझाने। दादी ने अपने सिर पोते से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। तो बच्चे तो भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को कूटो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तुम्हारी दादी फूल चलो दूध में नहाए, बड़ा ही उनको आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धर्मो चाची, तो उसने दूर होकर कहा, उरी हुई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। मतलब दादी ने डांटा तो था उस दिन उनको, लेकिन वो कह रही थी कल तुम्हारी दादी मेरे घर में आई और जो मैंने उनसे कर्ज लिया था ना, वो सारा कर्ज माफ कर दिया, ऊपर से मेरे को 10 रुपए का नोट और दिया। और कह रही कि जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10 5 का क्या हिसाब, कोई मतलब नहीं है। देवता है बेटा, देवता, तेरी दादी तो देवता है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब डांट भी जरूरी, आज आज बच्चों हम आप लोगों को डांटेंगे तो आप पढ़ोगे क्या। वही दादी बड़ी अच्छी थी लेकिन डांटती भी थी। बहुत बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ, है ना। एक तो हमने उनसे रुपया लिया, अगर वो रुपये लेके डांटे भी नहीं तो क्या मतलब। मैं मन ही मन इस स्तर पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर दिन भर गाना गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्ट औरतें ही करते, मतलब एक तरीके से ड्रामा करते। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। और दोनों उस पर आपत्ति थी। दादी माँ बिगड़ी, लड़के का क्या, लड़के से क्या पर्दा, लड़के से कोई पर्दा नहीं। चलो मतलब जो ड्रामा वगैरह कर रही हूँ ना, तो उसमें क्या थी, वो औरतें औरतें करती थी पूरा। तो उनसे क्या पर्दा करना, तुम तो अपने काम शुरू कर दो। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं वो जा जोर से हंस दूं तो कहीं भेद ना खुल जाए। ये सोचा दादी ने। तो उसने बच्चे ने, फिर दादी ने तो उसको चुपचाप से छुपा के रख दिया था। तो उसने कहा मुझे इतनी हंसी आ रही है लोगों की हरकतें देख देख के, और अगर मैं जोर से हंस दूंगा तो बोल खुल जाएगी कि मैं सो रहा हूँ। तो वो अपनी हंसी को दबाने लगा। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बोली, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास बैठकर खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे पहचान लिया, मतलब उस बच्चे को पहचानी कि ये कल वही बच्चा था जो सो रहा था। तो वो अपने दादी के पास जाके चुपचाप से छुप गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता, मैं प्रोटेक्शन मिल जाती थी। इसलिए और ममता की मूर्ख दादी माँ की एक एक बात आज कैसी 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 मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वाक्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा लगता है। उसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास थी। जाहिर है जब दादा की मौत हुई तो दादी बेचारी शांत हो जाएंगी। संसार उन्हें धोखे की व्यक्ति मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो खोज दिया, धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब दादा कहते थे कि मैं पहले मतलब
आगे भेजते थे, तुम आगे चल जाओ मैं पीछे आ रहा हूँ, लेकिन अब की बार दादा मतलब पहले उनकी मृत्यु हुई ना, तो इसलिए वो ऐसे कह रही कि मुझे धोखा दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता की ने स्थिति और डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत ही पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, मतलब खर्चा किया बहुत। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। दादी माँ उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने महसूस आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास देखा रहा। उन्होंने आगे खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। वो अपने दादाजी के पास फोटो लगा के इससे बैठी होंगी, तो उसने जब दादी ने आँख खोली तो उसने कहा, दादी माँ क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उसने तुम आंखों से कहा। उसने बच्चे ने कहा कि दादी माँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप क्या बोलोगी, जवाब दोगी? तो उन्होंने कहा क्या है पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुझसे, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल मैं तुझे खाना खिलवा दूँ। तो दादी ने बात बदल दी, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। उसने क्या कहा कि दादी धोती बदल लो, तो दादी जवाब देती कि बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, और मुझे खींचती हुई कहाँ ले गई, रसोई में ले गई दादी खाना खिलाने के लिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबू रे रुपया कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले साल के भी भाग बाकी है। वे रोने रोने से हो गए, मतलब रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाया, कहा मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। दादी तो ऐसी ही होती है, जब किसी को कोई परेशानी आती है ना बेटा, तो वो भी काम आती है। तेरे दादा ने ये कमर मुझे इस तरह इस दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहज कर, मतलब बड़े संभाल कर रखा है। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगे पीछे, मतलब पुराने लोग ऐसे ही करते थे बेटा, मतलब जोड़ के रखते थे, कुछ भी रख लेते थे, जो कोई विपत्ति आ जाती थी तो वो काम आता था। सचमुच मुझे दादी माँ शाप ग्रह देवी सी लगने लगी, ऐसा लगा बहुत देवी सी है ये। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। बार बार अपने मन में पूछ बैठता कि सचमुच दादी माँ नहीं रही, मतलब उनके पास में एक खत आया होगा, तो उनकी दादी माँ की मृत्यु का संदेशा होगा जिसमें, तो वो बड़ा सोच रहा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दादी खत्म हो गई है ना। तो ये आप लोगों को मैंने चैप्टर समझा दिया है बेटा, तो आप लोग ना इस चैप्टर को समझ लिए आपने। अब आप लोग है ना अपनी अपनी कॉपी में पार्ट 2 डालेंगे, और उसमें दादी माँ चैप्टर डाल के ये क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। सब क्वेश्चन आपके पास में वर्कशीट हमने आपको दे दिए, आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में उतार लें। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती थी, ये इस टाइप से है क्वेश्चन, आपको आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? होता है कभी कभी ऐसा, किसी के जाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो बताया है कि उनके श्राद्ध में लेखक ने बहुत खर्चा कर दिया था, और उधार उधार ले लिया होगा, तो इसलिए उनके घर में आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, तो ये आपको आंसर लिखना है सोच के। हमने भेज दिया आपको, आप इसी को लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आपके इस कहानी में मोहल्ले के नाम पढ़े, जैसे क्वार। अब आगे देखो ये मैं बता रही थी ना आपको कि क्या कहते हैं, हिंदी के नाम है ये, तो आपको समझ में आया। अब आपको ये क्वार का, आषाढ़ का, माघ का, ये महीना, तो इसको क्वार का महीना यानी गर्मी का अंत, हल्की हल्की सी ठंड, क्वार का महीना कहते हैं। आषाढ़ यानी वर्षा का मौसम, जो अभी चल रहा है इस वक्त अपने यहाँ वर्षा का मौसम है, तो आषाढ़। माघ यानी इस महीने काफी सर्दी होती है, माघ में।
ये आपके हो गए। अब है आपका क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाना। हे सन से सफेद, ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखे हुए हैं, तो आपको हमने आंसर शीट दे दी है बेटा, आपको एज इट इज उतारना है ना। कहानी में छू छू कर जोर सा अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को क्वेश्चन कर, दादी है, दादी तो ऐसी करती। तो ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर ना बोल बोल कर देख लिया, देख 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 कर थक गया, मार मार कर थक गया, इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना। अब ये प्रश्न है आपका, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है भाई साहब, इनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपको ये सारे उतारने हैं बेटा, फोर पेयर कॉपी में। उतारने के बाद इसका आंसर लिखना है आपको। 10 शब्द आप लोग को इकट्ठे करने हैं, तो ये आप लोग आगे जो देंगे इस तरीके। अब ये क्वेश्चन आपका, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, इस टाइप से। तो गर्मी को आप, तो उस मौसम में क्या फल सब्जियां आती हैं, क्या आती है, तरबूज फल से लीची, ये सब कौन महीने में आते हैं गर्मी में। तो आषाढ़ मार्च सब लिखना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और आपका चैप्टर नंबर आपका ये 2 खत्म हो गया। तो आप लोगों को बेटा ये सारे बड़े अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कॉपी में उतारना है। आप लोगों ने समझा, पढ़ा। थैंक यू बच्चों।